Hello friends, today we are going to see the most important concept of physics, that is nothing but elasticity. In case of elasticity, first we see what exactly mean by the deformation, deforming forces, and how these deforming forces are used in elasticity, or what is the use of deforming forces and internal restoring forces in case of elasticity. Also we see elastic body and plastic body, distinguish between elastic body and plastic body. Then some important concept, that is stress, types of stress, strain and types of strain with their formula, corresponding formulas. So let us see what exactly mean by the deformation. Now we know that when we say there is a formation, means there is a some creation. अगर आप कोई चीज फॉर्म कर रहे हैं, इसका मतलब कुछ तो भी वहां पे बन रहा है, कुछ तो भी अच्छी चीज हो रही है, दैट इज कॉल्ड एज द फॉर्मेशन. सो डिफॉर्मेशन मीन्स अगर कोई भी एक बॉडी है जिसको पर्टिकुलर शेप एंड साइज है, तो उस वक्त उस बॉडी के ऊपर अगर आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं किसी भी टाइप का, अगर आप उस बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं और उस फोर्स के वजह से, एक्सटर्नल फोर्स के वजह से उस बॉडी के शेप में चेंज आता है या साइज में चेंज आता है या शेप और साइज दोनों में चेंज आता है. रिमेंबर, देयर इज ए चेंज विद इन द बॉडी which is either related to the shape of the body or size of the body or shape and size both of the body. इसका मतलब बॉडी के डायमेंशन में चेंज आ रहा है. In short, when we apply some external force to a body, then there is a change within that body. For example, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये पेज अगर अपन लेते हैं, इस पेज के ऊपर अपन ने फोर्स अप्लाई किया तो इसकी वजह से इसका शेप क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है. इसका शेप क्या हो रहा है, यहाँ पे चेंज हो रहा है. तो ये बॉडी का, ये जो बॉडी है इसके पास में एक पर्टिकुलर शेप था, अब ये बॉडी के ऊपर मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं तो जिसकी वजह से इस बॉडी का शेप क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है. तो उसी प्रकार किसी भी बॉडी के ऊपर जब आप फोर्स अप्लाई करते हैं, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं, तो उस एक्सटर्नल फोर्स के वजह से उस बॉडी के अंदर किसी ना किसी तरीके का चेंज आता है, किसी ना किसी टाइप का चेंज आता है. वो चेंज या तो शेप से रिलेटेड होगा, या तो साइज से रिलेटेड होगा, या फिर शेप और साइज दोनों से रिलेटेड होगा. तो उस बॉडी के अंदर आने वाला जो चेंज है, उस चेंज को अपन क्या बोलेंगे, डिफॉर्मेशन. उस बॉडी के अंदर आने वाला जो चेंज है, उस चेंज को अपन क्या बोलेंगे, डिफॉर्मेशन. When we apply external force to a body, then there is a change within the body. That corresponding change we call as deformation in that body. बात समझ में आ गई? किसी भी बॉडी के ऊपर जब आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं, उसके वजह से उस बॉडी के अंदर किसी ना किसी तरीके का चेंज आता है. वो जो चेंज है, उस चेंज को अपन क्या बोलेंगे, डिफॉर्मेशन. चेंज कितने टाइप का हो सकता है, 3 टाइप का. या तो बॉडी के शेप से रिलेटेड, या तो बॉडी के साइज से रिलेटेड, या फिर बॉडी के शेप और साइज दोनों से रिलेटेड. तो डिफॉर्मेशन इज एग्जैक्टली मीन बाय द चेंज ऑकरिंग विद इन दैट बॉडी. किसी भी बॉडी के अंदर जो आने वाला चेंज है, उस चेंज को अपन क्या बोलेंगे, डिफॉर्मेशन. चेंज कितने टाइप का हो सकता है, 3 टाइप का. एक बॉडी का शेप, दूसरा बॉडी की साइज, और तीसरा बोले तो शेप एंड साइज, और वी कॉल्ड एज डायमेंशन ऑफ द बॉडी. बॉडी के डायमेंशन में चेंज आ गया, ऐसा भी अपन कह सकते हैं. तो इस तरीके से बॉडी के अंदर जब भी डिफॉर्मेशन क्रिएट होता है, वो डिफॉर्मेशन कैसे रिलेटेड है, चेंज से रिलेटेड है. और वो चेंज किस तरीके से रिलेटेड है, 3 तरीके से, शेप, साइज और शेप एंड साइज. तो एक बॉडी के ऊपर जब आप फोर्स अप्लाई करते हैं और उसके वजह से बॉडी के अंदर ये 3 में से किसी भी एक टाइप का चेंज आता है, तो इसका मतलब बॉडी के अंदर डिफॉर्मेशन क्रिएट होता है.
उस वक्त उस एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स जो रहेगा, उस वक्त वो एक्सटर्नल फोर्स जो रहेगा जिस फोर्स के वजह से ये चेंज क्रिएट हुआ है या डिफॉर्मेशन बॉडी के अंदर जनरेट हुआ है, क्रिएट हुआ है, उस फोर्स को अपन क्या बोलेंगे? डिफॉर्मिंग फोर्स। द फोर्स which causes the deformation within the body. The force which causes the deformation within the body, it may be either related to the shape or size or shape and size. Then that corresponding force we call as deforming force. अगर बॉडी के ऊपर आप फोर्स अप्लाई करते हैं और उसके वजह से बॉडी के अंदर किसी भी टाइप का चेंज नहीं आता है, तो उस वक्त उस फोर्स को अपन डिफॉर्मिंग फोर्स नहीं कहेंगे। मतलब डिफॉर्मिंग फोर्स कहने के लिए या उस बॉडी के ऊपर जो अप्लाई किया हुआ फोर्स है उसको अपन तभी डिफॉर्मिंग फोर्स कहेंगे जब उस बॉडी के अंदर किसी ना किसी टाइप का चेंज आ रहा है, किसी ना किसी टाइप का उसके अंदर चेंज हो रहा है, चाहे वो शेप से रिलेटेड हो, चाहे वो साइज से रिलेटेड हो, चाहे वो डायमेंशन से रिलेटेड हो, यानी शेप एंड साइज से रिलेटेड हो। सो दैट इज नथिंग बट डिफॉर्मेशन एंड डिफॉर्मिंग फोर्सेस। अगर बॉडी के ऊपर अप्लाई किया गया फोर्स उस बॉडी के अंदर किसी ना किसी प्रकार का चेंज क्रिएट कर रहा है, तो उस फोर्स को अपन बोलेंगे डिफॉर्मिंग फोर्स, और बॉडी के अंदर जनरेट होने वाला जो चेंज है उस चेंज को अपन बोलेंगे डिफॉर्मेशन। ओके, सो डिफॉर्मेशन is nothing but change within the body, and that change is related to shape, size or shape and size. And the forces which causes the deformation within the body, that we call as deforming forces. ठीक है, एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल आपने एक रबर कॉर्ड लिया और वो जो रबर कॉर्ड है उस रबर कॉर्ड को आपने दोनों एंड से पुल किया। तो जैसे ही आप दोनों एंड से रबर कॉर्ड को पुल करते हो तो उस वक्त उस रबर कॉर्ड की जो लेंथ है वो इंक्रीज होती है, बराबर है। एक रबर कॉर्ड लिया, उसके दोनों एंड को अपन ने क्या किया? पुल किया। तो जैसे ही आप पुलिंग फोर्स अप्लाई करेंगे एट द एंड ऑफ द रबर कॉर्ड, व्हाट विल हैपन? द लेंथ ऑफ द रबर कॉर्ड इंक्रीजेस, मींस देयर इज अ चेंज इन लेंथ ऑफ द बॉडी, देयर इज अ चेंज इन लेंथ ऑफ द रबर कॉर्ड। तो बॉडी के अंदर किसी ना किसी का चेंज आ गया, तो वो जो पुलिंग फोर्स अपन ने अप्लाई किया था, दैट पुलिंग फोर्स इज नथिंग बट अ डिफॉर्मिंग फोर्स। और वायर के अंदर क्या हुआ? चेंज हुआ। वायर के अंदर मतलब रबर कॉर्ड के अंदर जो चेंज हुआ, वो जो चेंज है उस चेंज को अपन क्या बोलेंगे? डिफॉर्मेशन। एक रबर बॉल ले लीजिए, एक रबर बॉल लिया, उसको अपन ने प्रेस किया हाथ से, तो जैसे ही अपन हाथ से प्रेस करेंगे उसका शेप क्या होगा? चेंज होगा। रिमेंबर, उस रबर बॉल के ऊपर जैसे ही अपन फोर्स अप्लाई करेंगे उसका शेप क्या होगा? चेंज होगा। जो चेंज हुआ उसको बोलेंगे डिफॉर्मेशन, और जो फोर्स अपन ने अप्लाई किया जिसके वजह से वो डिफॉर्मेशन क्रिएट हुआ, दैट फोर्स वी कॉल्ड एज डिफॉर्मिंग फोर्स, और इट इज कॉल्ड एज डिफॉर्मिंग फोर्सेस। ओके, नाउ देन वी सी what exactly mean by elasticity. This is the basic concept regarding to the elasticity. So first we see elasticity. Elasticity is what? Elasticity is the property of the material of a body. Remember, ये प्रॉपर्टी है इलास्टिसिटी। ये क्या है? मटेरियल की प्रॉपर्टी है, बॉडी की प्रॉपर्टी नहीं है, बॉडी के मटेरियल की प्रॉपर्टी है। ये एक चीज ख्याल रखिए, किसी भी बॉडी के मटेरियल की ऐसी प्रॉपर्टी जिस प्रॉपर्टी के वजह से उस बॉडी के ऊपर जब आप डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करते हैं तो उस बॉडी के अंदर डिफॉर्मेशन क्रिएट होता है, चेंज क्रिएट होता है। ऐसी अगर कोई प्रॉपर्टी मटेरियल के पास में है तो उस प्रॉपर्टी को अपन क्या बोलेंगे? इलास्टिसिटी। उस प्रॉपर्टी को अपन क्या बोलेंगे? इलास्टिसिटी। अगर आप एक मटेरियल बॉडी लेते हैं, फॉर एग्जांपल दिस इज आवर मटेरियल बॉडी, और इस मटेरियल बॉडी के ऊपर आपने क्या किया? फोर्स अप्लाई किया। कौन सा फोर्स अप्लाई किया? डिफॉर्मिंग फोर्स। कौन सा फोर्स अप्लाई किया अपने? डिफॉर्मिंग फोर्स। जब इस बॉडी के ऊपर अपने डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई किया तो बॉडी के अंदर क्या क्रिएट हो गया? डिफॉर्मेशन। बॉडी के अंदर क्या क्रिएट हो गया? डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन हुआ मतलब क्या हुआ? बॉडी के अंदर चेंज हुआ। चेंज कितने टाइप का हो सकता है? 3 टाइप का, कोई भी टाइप का हो सकता है। शेप का भी हो सकता है, साइज का भी हो सकता है, शेप और साइज का भी हो सकता है। तो ये जो बॉडी है, इस बॉडी के ऊपर आपने डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई किया, इसके वजह से बॉडी के अंदर डिफॉर्मेशन क्रिएट हो गया, बराबर है। अब जैसे ही अपन ये डिफॉर्मिंग फोर्स विड्रॉ करते हैं, अगर ये डिफॉर्मिंग फोर्स को अपन क्या करते हैं? विड्रॉ करते हैं, रिमूव करते हैं, तो ये बॉडी अपना ओरिजिनल शेप एंड साइज एज इट इज रिगेन करेगी।
ये बॉडी अपना ओरिजिनल शेप एंड साइज एज इट इज क्या कर रही है, रिगेन कर रही है। इसका मतलब इस बॉडी के मटेरियल के पास में एक ऐसी प्रॉपर्टी है कि जिस प्रॉपर्टी के वजह से ये बॉडी अपने ओरिजिनल डायमेंशन एज इट इज रिगेन करती है आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्सेस, आफ्टर द विड्रॉल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्सेस। सच प्रॉपर्टी possessed by the material of the body, such property possessed by the material of the body we called as ऐसे प्रॉपर्टी को अपन क्या बोलेंगे, मटेरियल के इलास्टिसिटी। मेरी बात ध्यान से सुनो, बॉडी के मटेरियल के पास में प्रॉपर्टी है, बॉडी के पास में नहीं। बॉडी जिस मटेरियल से बनी हुई है उस मटेरियल के पास में एक ऐसी प्रॉपर्टी है कि जिस प्रॉपर्टी के वजह से वो बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप एंड साइज एज इट इज रिगेन कर रही है, अपना ओरिजिनल शेप एंड साइज एज इट इज रिगेन कर रही है आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्सेस, after the removal or withdrawal of deforming forces. Such a body, such a property possessed by the material body, such a property possessed by the material body we called as elasticity. और इसीलिए elasticity की definition ये हुई, the property possessed by the material body, the property possessed by the material body by virtue of which it can regain its original shape and size, by virtue of which it can regain its original shape and size after the removal of deforming forces. Such a property is called as elasticity. Such a property is called as elasticity. The property possessed by a material body, the property possessed by a material body by virtue of which it can regain its original shape and size after the removal of deforming forces we called as elasticity. तो इस तरीके से अपन इलास्टिसिटी को क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। अब मटेरियल बॉडीज का दो पार्ट में अपन ने क्लासिफिकेशन किया। कुछ मटेरियल बॉडीज के पास में इलास्टिसिटी ये प्रॉपर्टी है और कुछ मटेरियल बॉडीज के पास में इलास्टिसिटी ये प्रॉपर्टी नहीं। तो इस तरीके से मटेरियल बॉडी को अपन ने दो पार्ट में क्लासिफाई किया। एक को नाम दिया अपन ने इलास्टिक बॉडी और दूसरे को नाम दिया अपन ने प्लास्टिक बॉडी। तो इलास्टिक बॉडी और प्लास्टिक बॉडी डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉपर्टी possessed by the material of the body, depending upon the property possessed by the material of the body, we classify the material body into two parts, elastic body and plastic body. अब elastic body किसको कहेंगे कि जिस बॉडी के ऊपर आपने डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई किया उसके वजह से बॉडी के अंदर डिफॉर्मेशन क्रिएट हुआ और जैसे ही आपने डिफॉर्मिंग फोर्स विड्रॉ किया, रिमूव किया, तो ये बॉडी ने अपना ओरिजिनल शेप एंड साइज एज इट इज रिगेन कर लिया। उस बॉडी के पास में उस बॉडी को अपन क्या बोलेंगे, इलास्टिक बॉडी। A body which can regain its original shape and size, a body which can regain its original shape and size after the removal of deforming forces, after the removal of deforming forces we called as elastic body। कि जिस बॉडी के ऊपर आपने डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई किया उसके वजह से बॉडी के अंदर डिफॉर्मेशन क्रिएट हुआ, लेकिन जैसे ही आपने डिफॉर्मिंग फोर्स विड्रॉ किया वो बॉडी अपना ओरिजिनल शेप एंड साइज एज इट इज रिगेन कर रही है। रिमेंबर, वो बॉडी अपना ओरिजिनल शेप एंड साइज एज इट इज रिगेन कर रही है, ओरिजिनल डायमेंशन रिगेन कर रही है। नाउ सच अ मटेरियल बॉडी वी कॉल्ड एज इलास्टिक बॉडी, अ बॉडी व्हिच कैन रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज, a body which can regain its original shape and size after the removal of deforming forces applied to it is called as elastic body. For example, steel, all types of metals, steel is alloy, so all types of metals, steel, rubber, these are nothing but some examples of elastic body. Steel has the highest elasticity. Why it is so? Let us see now. Then plastic body. अब प्लास्टिक बॉडी किसको कहेंगे कि अगर एक मटेरियल बॉडी है और उस मटेरियल बॉडी के ऊपर आपने डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई किया, उस मटेरियल बॉडी के ऊपर आपने डिफॉर्मिंग फोर्स क्या किया, अप्लाई किया, उसके अंदर में बॉडी के अंदर क्या हो गया, डिफॉर्मेशन क्रिएट हुआ। ये मटेरियल बॉडी है, इसके ऊपर आपने डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई किया, उसके वजह से बॉडी के अंदर क्या क्रिएट हुआ, डिफॉर्मेशन क्रिएट हुआ।
लेकिन जैसे ही आपने बॉडी के ऊपर अप्लाई किया हुआ डिफॉर्मिंग फोर्स विड्रॉ किया, बॉडी ने ओरिजिनल शेप एंड साइज रिगेन नहीं किया। बॉडी ने अपना ओरिजिनल शेप एंड साइज रिगेन किया क्या? नहीं। इसका मतलब बॉडी के अंदर डिफॉर्मेशन एज इट इज रहा, या कुछ ना कुछ बॉडी के अंदर डिफॉर्मेशन परमानेंटली हो गया। तो सच बॉडी, ये जो बॉडी है, जिस बॉडी के पास में इलास्टिसिटी ये प्रॉपर्टी नहीं है, ऐसे बॉडी को अपन क्या बोलेंगे? प्लास्टिक बॉडी। ऐसे बॉडी को अपन क्या बोलेंगे? प्लास्टिक बॉडी। कि अगर आप किसी मटेरियल बॉडी के ऊपर आप फोर्स अप्लाई करते हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करते हैं, उस डिफॉर्मिंग फोर्स के अंदर, डिफॉर्मिंग फोर्स की वजह से बॉडी के अंदर डिफॉर्मेशन क्रिएट हुआ, नो डाउट। लेकिन जैसे ही आपने डिफॉर्मिंग फोर्सेस विड्रॉ किए, रिमूव किए, बॉडी अपना ओरिजिनल शेप एंड साइज रिगेन नहीं कर रही है। इसका मतलब बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ परमानेंट डिफॉर्मेशन क्रिएट हुआ है, फॉर्म हुआ है, एंड देयरफॉर वी कैन से दैट सच अ बॉडी इज कॉल्ड एज अ प्लास्टिक बॉडी। सच अ बॉडी इज कॉल्ड एज अ प्लास्टिक बॉडी। तो ये जो बॉडी है, जिस बॉडी के पास में इलास्टिसिटी ये प्रॉपर्टी नहीं है, ऐसे बॉडी को अपन क्या बोलेंगे? प्लास्टिक बॉडी। A body which do not regain, remember, a body which do not regain its original shape and size after the removal of deforming forces, we call as plastic body. There are number of example of plastic body: wax, clay, china clay, mud, ठीक है, plasticine. All these are nothing but the examples of plastic body. अब अपन देखेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस है, इलास्टिक बॉडी और प्लास्टिक बॉडी में क्या डिफरेंस है और किस तरीके से है। तो पहला पॉइंट जो आएगा वो डेफिनेशन का आएगा दोनों में। इसके अंदर पहला पॉइंट डेफिनेशन का आएगा और इसके अंदर भी पहला पॉइंट डेफिनेशन का आएगा। यहाँ पे डेफिनेशन आपको लिखना है, यहाँ पे भी डेफिनेशन आपको लिखना है, ठीक है। तो इलास्टिक बॉडी के अंदर आप क्या डेफिनेशन लिखेंगे? अ बॉडी व्हिच कैन रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज after the removal of deforming forces, we called as elastic body. इधर एग्जांपल के इधर डेफिनेशन क्या लिखेंगे? A body which do not regain its original shape and size after the removal of deforming forces, we called as a plastic body. Second point, अब इलास्टिक बॉडी ने अपना ओरिजिनल शेप एंड साइज रिगेन कर लिया, इसका मतलब इसके अंदर डिफॉर्मेशन है क्या? नहीं है। मतलब डिफॉर्मेशन रिमेनिंग है क्या? नहीं है। इसके अंदर डिफॉर्मेशन कैसा है? टेम्पररी। इसके अंदर डिफॉर्मेशन कैसा है? टेम्पररी। इसके अंदर डिफॉर्मेशन कैसा है? परमानेंट है। इसके अंदर डिफॉर्मेशन कैसा है? परमानेंट है। तो इन केस ऑफ इलास्टिक बॉडी द डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस इज टेम्पररी। इन केस ऑफ प्लास्टिक बॉडी डिफॉर्मेशन इज परमानेंट। इलास्टिक बॉडी के अंदर डिफॉर्मेशन कैसा है? परमानेंट है। इलास्टिक बॉडी के अंदर डिफॉर्मेशन कैसा है? टेम्पररी है। थर्ड पॉइंट, इन केस ऑफ इलास्टिक बॉडी to produce the deformation sufficiently large force is required। यानी अगर कोई इलास्टिक बॉडी अपन लेते हैं और तो उस इलास्टिक बॉडी के अंदर अगर मुझे डिफॉर्मेशन क्रिएट करना है तो मुझे सफिशिएंटली लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स उसके ऊपर क्या करना पड़ता है? अप्लाई करना पड़ता है। सो सफिशिएंटली लार्ज फोर्स इज रिक्वायर्ड। सफिशिएंटली लार्ज फोर्स इज रिक्वायर्ड। इधर प्लास्टिक बॉडी अगर अपन लेते हैं तो प्लास्टिक बॉडी के अंदर अगर डिफॉर्मेशन क्रिएट करना है तो बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी का फोर्स भी रिस्पॉन्सिबल है, या बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी का फोर्स अपने को चलेगा। तो यहां पे स्मॉल फोर्स इज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो इस तरीके से हो गया थर्ड पॉइंट। तो sufficiently large force is required to produce deformation, sufficiently small force is required, or a very small force is required. Fourth point, the intermolecular forces of the body, elastic body is strong। अगर आप कोई भी इलास्टिक बॉडी लेते हैं तो उस इलास्टिक बॉडी के कोई भी दो मॉलिक्यूल के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कैसा होता है? स्ट्रांग होता है, काफी स्ट्रांग होता है, और इसीलिए अपने को सफिशिएंटली लार्ज अमाउंट ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स की जरूरत पड़ती है। सो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर वेरी स्ट्रांग। इधर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर वीक। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इधर कैसे है? स्ट्रांग है। इधर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कैसे है? वीक। फिफ्थ पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, when an elastic body gets deformed,
When an elastic body gets deformed, at that time internal restoring forces are set up within the body. अगर कोई भी इलास्टिक बॉडी डिफॉर्म स्टेट में है या उसके अंदर डिफॉर्मेशन क्रिएट हुआ है, तो ऐसे सिचुएशन में उस बॉडी के अंदर इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्सेस क्या होते हैं, सेट होते हैं. When elastic body gets deformed, then internal restoring forces are set up within the body. In case of plastic body, there are no such internal restoring forces are set up. प्लास्टिक बॉडी के अंदर ऐसे कोई भी टाइप के इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्सेस सेटअप नहीं होते, जनरेट नहीं होते. तो यहाँ पे इंटरनल फोर्सेस आर क्रिएटेड और इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स यहाँ पे इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स क्रिएट होता है. यहाँ पे इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्सेस आर नॉट सेटअप. Internal forces are not set up. Okay, so these are nothing but the 5 points by which we can distinguish between elastic body and plastic body. तो पहला पॉइंट तो डेफिनेशन का है. सेकेंड पॉइंट, इन केस ऑफ इलास्टिक बॉडी डिफॉर्मेशन इज टेम्पररी, इन केस ऑफ प्लास्टिक बॉडी डिफॉर्मेशन इज परमानेंट. In case of elastic body, sufficiently large amount of force is required, deforming force is required in order to create deformation within the body. In case of plastic body, small amount of, very small quantity of force is required to generate a deformation within the plastic body. In case of elastic body, intermolecular forces are very strong. In case of plastic body, intermolecular forces are weak. दो मॉलिक्यूल के बीच में का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है वो वीक होता है प्लास्टिक बॉडी के अंदर. इलास्टिक बॉडी अगर आप लेंगे तो इलास्टिक बॉडी के अंदर इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्सेस क्रिएट होते हैं, इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स सेटअप होते हैं जब वो बॉडी डिफॉर्म स्टेट में होती है. प्लास्टिक बॉडी के अंदर ऐसे कोई भी इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्सेस सेटअप नहीं होते. एक चीज ख्याल रखिए यहाँ पे, इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्सेस आर दोज फोर्सेस ड्यू टू विच the body can regain its original shape and size after the removal or after the withdrawal of deforming forces applied to the body. एक बॉडी के ऊपर अप्लाई किया गया डिफॉर्मिंग फोर्स जब आप हटा देते हैं तो इसी इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स के वजह से वो बॉडी अपना ओरिजिनल शेप एंड साइज रिगेन करती है. और इसीलिए इलास्टिक बॉडी के अंदर इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्सेस प्रेजेंट होते हैं. प्लास्टिक बॉडी के अंदर ऐसे कोई भी टाइप के फोर्सेस, इंटरनल फोर्सेस जनरेट नहीं होते. Is that clear? So this is nothing but deformation, deforming forces, elasticity, elastic body, plastic body, and distinguish between elastic body and plastic body. Okay? Then we see what exactly mean by the stress. Stress क्या होता है, strain क्या होता है और उनके टाइप कैसे है. देखिए, स्ट्रेस. अब बॉडी के अंदर क्रिएट हुआ स्ट्रेस है क्या, तो एक मटेरियल बॉडी अगर अपन लेते हैं, कोई भी मटेरियल बॉडी लिया अपन ने, इलास्टिक बॉडी, दिस इज इलास्टिक बॉडी. अभी अपन सिर्फ इलास्टिक बॉडी के बारे में डिसाइड करेंगे. तो यहाँ पे इलास्टिक बॉडी अपन ने ली और इस इलास्टिक बॉडी के ऊपर आपने डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई किया. जैसे ही आपने बॉडी के अंदर बॉडी के ऊपर डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई किया, बॉडी के अंदर क्या क्रिएट होगा, डिफॉर्मेशन. बॉडी के अंदर क्या क्रिएट होगा, डिफॉर्मेशन क्रिएट होगा. बॉडी के ऊपर अपन ने क्या अप्लाई किया, डिफॉर्मिंग फोर्स. और जैसे ही आपने बॉडी के ऊपर डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई किया, इलास्टिक बॉडी होने की वजह से बॉडी के अंदर क्या क्रिएट हो गया, डिफॉर्मेशन क्रिएट हो गया. बॉडी के अंदर डिफॉर्मेशन क्रिएट हुआ, इसका मतलब बॉडी के अंदर किसी ना किसी टाइप का चेंज आया. अब बॉडी के अंदर किसी ना किसी टाइप का चेंज आया तो इसका मतलब यहाँ पे ये जो बॉडी है इसका या तो शेप चेंज हुआ होगा, या तो साइज चेंज होगी, या फिर डायमेंशन में चेंज होगा. अब यहां पे अगर आप देखेंगे तो किसी भी बॉडी के यूनिट एरिया में, ये बॉडी का अपन यूनिट एरिया कंसीडर करते हैं. यूनिट एरिया मींस 1 मीटर स्क्वायर. दिस इज द यूनिट एरिया. किसी भी इलास्टिक बॉडी के यूनिट एरिया में जितना चेंज आया है,
किसी भी बॉडी के यूनिट एरिया में जितना चेंज आया है या किसी भी बॉडी के यूनिट एरिया में जितना इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स क्रिएट हुआ, किसी भी इलास्टिक बॉडी जब डिफॉर्म स्टेट में है तो उस वक्त उस बॉडी के यूनिट एरिया में उस बॉडी के यूनिट एरिया में जितना इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स क्रिएट हुआ है उसको मेजर करना, यानी बॉडी के अंदर क्रिएट हुआ स्ट्रेस मेजर करना। ये बॉडी का यूनिट एरिया है, इस बॉडी के यूनिट एरिया में जितना इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स क्रिएट हुआ है, जनरेट हुआ है, उसको मेजर करना, यानी बॉडी के अंदर जनरेट हुआ स्ट्रेस मेजर करना। क्या मेजर करना? स्ट्रेस। अगर बॉडी के यूनिट एरिया में लार्ज रिस्टोरिंग फोर्स क्रिएट हुआ है, इसका मतलब स्ट्रेस ज्यादा है। अगर बॉडी के यूनिट एरिया में स्मॉल क्वांटिटी में इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स है, इसका मतलब बॉडी के अंदर स्ट्रेस कम है। तो इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, द इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया प्रोड्यूस विद इन द बॉडी इज कॉल्ड एज स्ट्रेस। द इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स per unit area produced within the body in its deformed state we call as a stress। उसको अपन क्या बोलेंगे? स्ट्रेस बोलेंगे। तो इन शॉर्ट स्ट्रेस की डेफिनेशन यहां पे क्या आ गई? स्ट्रेस का फॉर्मूला आ गया इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स, इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स, इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया, internal restoring force upon area। This internal restoring force upon area is nothing but internal restoring force per unit area। In general this internal restoring force generated within the body is exactly equal to the applied deforming force when the body is in a deformed state। जब भी कोई बॉडी डिफॉर्म स्टेट में होती है तो ऐसे सिचुएशन में उस बॉडी के अंदर क्रिएट हुआ इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स और उस बॉडी के ऊपर अप्लाई किया गया डिफॉर्मिंग फोर्स, दोनों की वैल्यू सेम होती है। फॉर एग्जांपल अगर ये बॉडी है और इस बॉडी के अंदर इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स अगर 200 न्यूटन क्रिएट होता है तो इस बॉडी के ऊपर अप्लाई किया गया डिफॉर्मिंग फोर्स जो है वो भी कितना होगा? 200 न्यूटन होगा इन जनरल और इन डिफॉर्म स्टेट में। जब बॉडी डिफॉर्म स्टेट में है, कौन से स्टेट में है? डिफॉर्म स्टेट में, मतलब बॉडी के अंदर ऑलरेडी डिफॉर्मेशन क्रिएट हो चुका है, तो ऐसे सिचुएशन में उस बॉडी के अंदर क्रिएट हुआ इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स और बॉडी के ऊपर अप्लाई किया गया डिफॉर्मिंग फोर्स, दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा होता है? सेम होता है, डायरेक्शन अपोजिट होती है। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है, डायरेक्शन अपोजिट होती है, क्योंकि डिफॉर्मिंग फोर्स क्या कर रहा है? उसको प्रेस कर रहा है, इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स उसको क्या कर रहा है? अपोज कर रहा है। So in general internal restoring force is exactly equal to the applied deforming force and therefore stress is equal to applied force upon area। So applied force is nothing but F, area is nothing but A, so it is equal to stress। So stress is equal to force upon area। Stress is equal to force upon area। This force is nothing but applied force or we can say that internal restoring force, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। फोर्स काय में मेजर करते हैं? न्यूटन। एरिया काय में मेजर करते हैं? मीटर स्क्वायर। एंड देयरफॉर इट्स एसआई यूनिट, अगर इसका एसआई यूनिट लेते हैं तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सीजीएस यूनिट अगर अपन लेते हैं तो काय में आएगा? सीजीएस यूनिट आएगा डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से स्ट्रेस का अपन एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट यहां पे क्या कर सकते हैं? फाइंड आउट कर सकते हैं। सो दिस इज अबाउट द स्ट्रेस। एक बॉडी के ऊपर अप्लाई किया गया जो डिफॉर्मिंग फोर्स है, उस डिफॉर्मिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड और बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होने वाले इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड हमेशा डिफॉर्म स्टेट में सेम होता है। रिमेंबर, डिफॉर्म स्टेट, जब भी बॉडी कोई भी डिफॉर्म स्टेट में है उस कंडीशन में बॉडी के ऊपर अप्लाई किया गया डिफॉर्मिंग फोर्स और बॉडी के अंदर जनरेट हुआ इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है, डायरेक्शन एग्जैक्टली अपोजिट होती है। इज दैट क्लियर? उसके बाद में स्ट्रेस। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि डिफॉर्मेशन इज रिलेटेड टू द चेंज एंड चेंज इज रिलेटेड टू द 3 टाइप्स। उसी प्रकार से बॉडी के ऊपर अंदर जो क्रिएट हुआ स्ट्रेस है वो स्ट्रेस भी
तीन टाइप में क्या होता है, क्लासिफाई होता है कि बॉडी के अंदर डिफॉर्मेशन किस चीज से रिलेटेड हुआ है, वेदर इट इज रिलेटेड टू द लेंथ, वेदर इट इज रिलेटेड टू द वॉल्यूम, वेदर इट इज रिलेटेड टू द शेप। एक बॉडी के अंदर जो डिफॉर्मेशन क्रिएट हुआ वो एग्जैक्टली किस चीज से रिलेटेड है, लेंथ से रिलेटेड है, वॉल्यूम से रिलेटेड है या शेप से रिलेटेड है, उसके ऊपर बॉडी के अंदर जनरेट होने वाला जो स्ट्रेस है उसको भी अपन ने तीन पार्ट में क्लासिफाई किया। किस तरीके से देखिए, ये तो फिक्स है, एक बॉडी के ऊपर जब भी आप डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसके वजह से बॉडी के अंदर डिफॉर्मेशन क्रिएट होता है। बॉडी के अंदर क्या क्रिएट होगा, डिफॉर्मेशन। और ये जो डिफॉर्मेशन है, ये डिफॉर्मेशन जो है अगर ये लेंथ से रिलेटेड है या फिर वॉल्यूम से रिलेटेड है या फिर शेप से रिलेटेड है, एक बॉडी के अंदर क्रिएट होने वाला डिफॉर्मेशन, एक बॉडी के अंदर क्रिएट होने वाला डिफॉर्मेशन यानी चेंज लेंथ से रिलेटेड है या फिर वॉल्यूम से रिलेटेड है या फिर शेप से रिलेटेड है। यानी किसी बॉडी के ऊपर आपने डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई किया, उसकी वजह से बॉडी की लेंथ चेंज होगी। किसी बॉडी के ऊपर आपने डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई किया, उसकी वजह से बॉडी का वॉल्यूम चेंज हो गया। किसी बॉडी के ऊपर आपने डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई किया, उसके वजह से बॉडी के सिर्फ शेप में चेंज आ गया। मतलब ओनली लेंथ, ओनली वॉल्यूम या फिर शेप। सिर्फ लेंथ में चेंज आता है तो अलग नाम आएगा, सिर्फ वॉल्यूम में से चेंज हुआ है तो अलग नाम आएगा। तो इस तरीके से मतलब स्ट्रेस जो है उसको अपन ने तीन पार्ट में क्लासिफाई कर दिया। तो किस तरीके से, अगर लेंथ से रिलेटेड है देन इट इज कॉल्ड एज टेंसाइल स्ट्रेस, इट इज कॉल्ड एज टेंसाइल स्ट्रेस और लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस। इफ इट इज रिलेटेड टू द वॉल्यूम इट इज कॉल्ड एज वॉल्यूम स्ट्रेस, एंड इफ इट इज रिलेटेड टू द शेप it is called as a shearing stress, it is called as a shearing stress। अगर किसी बॉडी के ऊपर आप डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करते हैं और उसके वजह से बॉडी के सिर्फ और सिर्फ लेंथ में चेंज आता है, ओनली लेंथ इज चेंजिंग, देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम, देयर इज नो चेंज इन शेप। रिमेंबर, सिर्फ लेंथ में चेंज आ रहा है, चेंज आ रहा है लेकिन कैसे रिलेटेड है, लेंथ से रिलेटेड है सिर्फ। तो ऐसे कंडीशन में बॉडी के अंदर जो स्ट्रेस है उस स्ट्रेस को अपन क्या बोलेंगे, टेंसाइल स्ट्रेस। क्या बोलेंगे उसको अपन, टेंसाइल स्ट्रेस। एक बॉडी के ऊपर आपने डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई किया, उसके वजह से बॉडी का सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम चेंज हो रहा है, सो देयर इज अ चेंज इन वॉल्यूम ओनली, देन द स्ट्रेस इज कॉल्ड एज वॉल्यूम स्ट्रेस। एक बॉडी के ऊपर आपने डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई किया, उसके वजह से बॉडी के शेप में चेंज आ रहा है, बॉडी के शेप में चेंज आ रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में बॉडी के अंदर जो स्ट्रेस क्रिएट हुआ दैट वी कॉल्ड एज अ shearing स्ट्रेस, दैट वी कॉल्ड एज अ shearing स्ट्रेस। एक बॉडी के अंदर जो डिफॉर्मेशन क्रिएट हुआ वो एग्जैक्टली किस चीज से रिलेटेड है, उसके बेसिस के ऊपर अपन ने स्ट्रेस को तीन पार्ट में डिवाइड किया, तीन पार्ट में क्लासिफाई किया। इफ द डिफॉर्मेशन विद इन द बॉडी इज रिलेटेड टू द लेंथ इट इज कॉल्ड एज अ टेंसाइल स्ट्रेस। If the deformation is related to the change in volume of the body, then the stress is called as the corresponding stress is called as the volume stress. And if the deformation is related to the shape of the body, the stress produced within the body is called as the shearing stress. The stress produced within the body we call as the shearing stress. तो इस तरीके से टेंसाइल स्ट्रेस और it is called as a longitudinal stress. It is related to the length, that's why it is called as a longitudinal stress. So tensile stress or longitudinal stress, volume stress and shearing stress, these are nothing but the three types. These are nothing but the three types of the stress. अब स्ट्रेस का यूनिट क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ऐसा सिस्टम। तो टेंसाइल स्ट्रेस का यूनिट भी क्या आएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसका यूनिट क्या आएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसका यूनिट क्या आएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। व्हाई, बिकॉज दीज आर नथिंग बट द स्ट्रेस। तो भले ही स्ट्रेस के टाइप्स अलग अलग है लेकिन स्ट्रेस का जो यूनिट रहेगा वो सेम रहेगा, एज इट इज रहेगा। इज दैट क्लियर? सो दिस इज नथिंग बट टेंसाइल स्ट्रेस, वॉल्यूम स्ट्रेस एंड shearing स्ट्रेस। देन स्ट्रेन। यहां पे अगर आपको एग्जांपल चाहिए तो मैं एग्जांपल बता सकता हूं। अगर टेंसाइल स्ट्रेस अगर अपन लेंगे, यहां पे लेंथ अगर अपन ली हुई है, यहाँ पे वॉल्यूम दिया हुआ है,
तो लेंथ, यहाँ पे अगर एक रबर कॉर्ड लेते हैं और रबर कॉर्ड को अगर आप पुल करते हैं तो उसके सिर्फ लेंथ में चेंज आता है, उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होता, उसका शेप चेंज नहीं होता। तो एक रबर कॉर्ड को अगर आप जब पुल करते हैं तो उस वक्त उस डिफॉर्मिंग फोर्स की वजह से रबर कॉर्ड के सिर्फ और सिर्फ लेंथ में चेंज आता है, तो उस वक्त रबर कॉर्ड के अंदर जो स्ट्रेस क्रिएट होता है वो कौन सा होता है? टेंसाइल स्ट्रेस होता है। अगर एक आप रबर बॉल लेते हैं, एक रबर बॉल लेते हैं और उस रबर बॉल के ऊपर आप डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसके वजह से उसका शेप चेंज होता है। एक रबर बॉल लिया, उसके ऊपर आपने डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई किया, उसके वजह से उसके शेप में चेंज हुआ, तो ऐसे कंडीशन में उस रबर बॉल के अंदर जो स्ट्रेस क्रिएट हुआ वो कौन सा हुआ? शेयरिंग स्ट्रेस हुआ। कौन सा हुआ? शेयरिंग स्ट्रेस। आपने एक स्पंज बॉल लिया, स्पंज, और वो जो स्पंज बॉल है उसको सभी डायरेक्शन से इक्वली प्रेस किया या सभी डायरेक्शन से इक्वल क्वांटिटी में आपने फोर्स अप्लाई किया, तो ऐसे सिचुएशन में उसका वॉल्यूम रिड्यूस होगा, उसका शेप एज इट इज होगा, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है चेंज इन वॉल्यूम कितना है? dV है, तो ये कितना रहेगा? V माइनस dV। कितना रहेगा? V माइनस dV। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो पहले बॉडी है इसका शेप कैसा है? इसका यहाँ पे देखिए इसका वॉल्यूम बड़ा है, उसके बाद में यहाँ पे वॉल्यूम कैसा हो गया? कम हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पे रिडक्शन इन वॉल्यूम हो गया। तो ये बॉडी के अंदर जो वॉल्यूम है वो ये बॉडी के अंदर जो स्ट्रेस है वो कौन सा हो गया? वॉल्यूम स्ट्रेस। तो एक बॉडी के अंदर जब चेंज क्रिएट होगा और वो जो चेंज है सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम से रिलेटेड है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो शेप में चेंज नहीं आ रहा है, यहाँ पे लेंथ में चेंज नहीं आ रहा है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम में चेंज आ रहा है, तो सच स्ट्रेस इज कॉल्ड एज अ वॉल्यूम स्ट्रेस। सच स्ट्रेस इज कॉल्ड एज अ वॉल्यूम स्ट्रेस। तो इस तरीके से अपन लेंथ से रिलेटेड, वॉल्यूम से रिलेटेड और शेप से रिलेटेड यहाँ पे जो स्ट्रेस है उसको अपन डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। इफ you like my video, then share, subscribe. Thank you very much.